Morning, everyone. Good morning. Am I clearly audible? Okay, that's good. तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में अभी हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स पर हैं और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड ऑर्डर, इसके अलावा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल, ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज को कवर अप किया हुआ है। अब इसके बाद में हमें बॉन्ड पैरामीटर्स में ही यहां तक जो टॉपिक कवर अप हुआ है इसमें 2 रूल्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करने हैं। एक ड्रैगोज रूल है और एक बेंड्स रूल है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, आइए वन बाय वन पहले इन दोनों चीजों को कवर अप करें एंड देन आफ्टर आई शैल टेक वन इंपॉर्टेंट पार्ट टुडे एंड दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो आज के अपने लेक्चर में ये सारे टारगेट हैं अपने। अभी हम बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड एंगल के लेवल तक पहुंचे हैं और इन्हीं को रिलेट करने के लिए एक एडिशनल यहां पर कॉन्सेप्ट हम और ले रहे हैं। ये ड्रैगोज रूल और बेंड्स रूल के फॉर्म में 2 अलग अलग रूल्स हैं, तो इन्हें समझेंगे फॉलोड बाय डायपोल मोमेंट। आज हमारा टारगेट होगा टू फिनिश दीज पॉइंट्स। सो लेट अस कम टू द टर्म, द रूल कॉल्ड एज ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल देखते हैं क्या होता है। तो बेटा जो टॉपिक है ड्रैगोज रूल, ये बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन को लेकर एक इंपॉर्टेंट केस है। ड्रैगोज रूल के हिसाब से सबसे पहले ये अप्लाई कहां करना है ये मैं मेंशन करूंगा, आप नोट भी करते जाइएगा बेटा इसको। आप हेडिंग दीजिए पहले, उसके बाद में पहले समझ लीजिए फिर मैं नोट करवा दूंगा, ठीक है। सिर्फ हेडिंग देकर रखिए। चलिए अभी नो नीड टू राइट एनीथिंग एल्स, पहले आप सिर्फ हेडिंग दे दीजिए और जरा इन कंपाउंड्स के बारे में ध्यान से सुनिए। छोटा सा एक क्वेश्चन आएगा मेरा सबसे पहले आपसे कि जो मैं लिस्ट दे रहा हूं इसमें बॉन्ड एंगल निकालना हो तो आपका ऑर्डर क्या आएगा। लास्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट को यूज करिए और फिर मुझे बताइए कि यदि इनमें बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो व्हाट विल बी आवर आंसर। ये 2 कैटेगरीज मैंने ली है। ये दोनों कैटेगरीज हैं हाइड्राइड कंपाउंड्स हैं ये, इन्हें हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 15th एंड 16th ग्रुप कहा जाएगा। द हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 15th एंड 16th ग्रुप। बेटा 2 ग्रुप के एलिमेंट्स के ये हाइड्राइड कंपाउंड्स हैं। आप अपना पिछले लेक्चर का कॉन्सेप्ट को यूज करिए और मुझे बताइए कि व्हाट इज द आंसर फॉर बॉन्ड एंगल इन बोथ दीज केसेस। यू गेट 1 मिनट टू डू इट, तय कर लो जल्दी से। यू गेट 1 मिनट टू सॉल्व इट। बहुत अच्छी बात है कि कई स्टूडेंट्स ने सॉल्व भी कर लिया है और आंसर सही भी है जो मैं देख पा रहा हूं। राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा। यदि इनके बॉन्ड एंगल लिए जाएं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने ड्रैगोज रूल का स्टेटमेंट नहीं स्टार्ट किया है, वो अभी आपको कुछ भी लिखना भी नहीं है। हेडिंग देकर बस रुक जाइए। मैंने आपसे बस एक क्वेश्चन पूछा कि यदि इन हाइड्राइड्स में आपको बॉन्ड एंगल पूछा जाता तो व्हाट वुड बी योर आंसर, एंड ऑफ कोर्स योर आंसर इज राइट, बिल्कुल सही है। अब ये तो बात हो गई कि आपने ऑर्डर डिसाइड किया। दूसरी खास बात सुनिए, अब मैं आपको डेटा बता रहा हूं इसमें बॉन्ड एंगल के जरा डेटा को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है अपना अमोनिया, बेटा इसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू 107 डिग्री है।
इधर सबसे पहला मॉलिक्यूल वाटर के बॉन्ड एंगल की वैल्यू 104.5 डिग्री है, और खास बात यह है कि ये बचे हुए सारे मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये डिक्रीजिंग जरूर है, पर सारी वैल्यूज नियरली इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका मतलब यहां से यहां तक जो मैंने बताए, इन सब में बॉन्ड एंगल बदल जरूर रहा है, पर सारी वैल्यूज 90 डिग्री के आसपास है। मतलब कोई 91 डिग्री है, कोई 90.5 है, तो कोई 89 है या 89.5 है। 90 डिग्री के आसपास सारे डेटा मिलते हैं। अब इस बात को ड्रैगो ने कैसे रिलेट किया, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्रैगोज रूल वास्तव में सिर्फ ये दो ग्रुप के हाइड्राइड्स के लिए दिया गया एक रूल है। ड्रैगोज रूल एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जो दोनों ग्रुप के 15th और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स के हाइड्रोजन के साथ बनने वाले कंपाउंड्स को लेकर दिया गया एक नियम है, और वो नियम बड़ा आसान है। सुनिए, जो भी रूल्स थियोरीज ये आते हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेसिस पर डेवलप होते हैं। इस बात से आप एग्री होंगे। किसी साइंटिस्ट ने कोई नियम दिया या कोई थ्योरी बनाई, तो उसने स्टडी किए हैं सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके अपना एक थ्योरेटिकल पॉइंट यहां पर लिया। तो ड्रैगो ने भी कुछ ऐसा ही किया कि जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है अपना, कि एक एटम कौन से ऑर्बिटल्स को मिक्स करके बॉन्डिंग करेगा, यह कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है। बेटा, ऑर्बिटल्स आर नॉट विजिबल थिंग्स, राइट? हम ये प्रोबेबिलिटी रीजन से, प्रोबेबिलिटी पिक्चर से और वेव इक्वेशन को थ्योरेटिकली रिलेट करते हुए हम बताते हैं कि ये कौन से ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन हुआ होगा। सो इन अ सिमिलर वे, सुनिए ड्रैगोज रूल में क्या कहा गया। अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के क्लोज वैल्यू है, उसके करीब है। सेम फॉर वाटर, सेम फॉर वाटर। वाटर के ऑक्सीजन को यदि sp3 हाइब्रिड माना जाए तो यहां एंगल जरूर थोड़ा कम है, पर वैल्यू ज्यादा डिविएटेड नहीं है। किससे डिविएटेड नहीं है? sp3 की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से यहां डिविएशन ज्यादा नहीं है, दे आर क्लोज। जबकि इन सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ देखिए तो क्या हो रहा है बेटा, दे हैव अ बिगर डेविएशन। यहां पर 90 डिग्री के करीब बॉन्ड एंगल आना, पहली बात तो 109 डिग्री 28 मिनट से काफी डिविएटेड वैल्यू है, और नंबर 2, इनमें आपस में वेरिएशन बहुत कम है। घट रहा है नो डाउट, बट वेरिएशन आपस में बहुत कम है। तो ड्रैगो का कहना यह है कि क्यों ना यह कहा जाए कि ये सारे मॉलिक्यूल्स जिनका 90 डिग्री बॉन्ड एंगल आता है, इनमें इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग ऑफ s ऑर्बिटल विथ p एंड कंसिडरिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, व्हाई नॉट टू थिंक कि सिर्फ प्योर p ऑर्बिटल्स यहां पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्योर p ऑर्बिटल्स। तो यदि यहां प्योर p ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने को या 90 डिग्री के करीब बॉन्ड एंगल आने को हम ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। प्योर p ऑर्बिटल्स यदि माने जाएं तो 90 डिग्री का एंगल जस्टिफाई होता है, लेकिन मिक्स्ड ऑर्बिटल हाइब्रिड माने जाएं तो ये एंगल काफी डिविएटेड है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अमोनिया का नाइट्रोजन और वाटर का ऑक्सीजन यूज करते हैं, पर बाकी के एटम्स सारे इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में प्योर p ऑर्बिटल्स यूज करते हैं फॉर बॉन्डिंग, और यही ड्रैगोज रूल है। अब मैं इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं, आप भी नोट करिएगा। ड्रैगोज रूल क्या कहता है? इन द हाइड्राइड्स ऑफ, बेटा ये रूल ही इस ग्रुप के लिए है, हाँ, इन द हाइड्राइड्स ऑफ 15th and 16th group elements, in the hydrides of 15th and 16th group elements, oxygen and nitrogen of
H2O and NH3 are sp3 hybrid, but in all other hydrides, the central atom uses pure p orbitals. The central atom uses pure p orbitals for bonding and is not hybridized. It's very simple. And is not hybridized. This is the final verdict of Drago's rule. बेटा ये हर जगह नहीं लगेगा, रिपीटेडली मैं बता दूं आपको, यहां पर इन द हाइड्राइड्स ऑफ 15th एंड 16th ग्रुप, चाहे तो इस वर्ड को, इतने वर्ड्स को आप अंडरलाइन करके रखिए। ये बात सिर्फ 15th और 16th ग्रुप और उनके हाइड्राइड्स के लिए हो रही है। क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ये करना स्टार्ट करते हैं कि हर जगह फास्फोरस का कोई भी कंपाउंड आया, ड्रैगोस रूल लगाना स्टार्ट किया। ड्रैगो ने नियम ही केवल इन 15-16 ग्रुप के हाइड्राइड्स के लिए दिया हुआ है, क्योंकि यह थियरी फैक्ट्स से ज्यादा क्लोज है। यदि हम सबको sp3 हाइब्रिड मान लें तो फैक्ट से हम जो थियरी है उसका काफी डिविएशन कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि 109.5 डिग्री के करीब आना चाहिए ना एंगल। तो अमोनिया में आता है, वाटर में आ जाता है, पर बाकी में नहीं आने का मतलब, और लगभग सभी की वैल्यू 90 डिग्री के करीब होती है बॉन्ड एंगल की। तो इट इज बेटर टू कंसीडर दैट द लोन पेयर रिमेन्स इन s ऑर्बिटल, जैसे फॉस्फीन की बात करें तो, और 3 बॉन्ड्स जो बनेंगे वो p ऑर्बिटल से बनेंगे। अच्छा, इसका अपोजिट यदि हम सोचें कि अमोनिया के नाइट्रोजन को भी हाइब्रिड क्यों माना जाए, उसे भी प्योर p ऑर्बिटल से कंसीडर करें, तो यहां पर फिर उल्टा डिविएशन हो जाएगा। प्योर p ऑर्बिटल से 90 डिग्री के करीब आना था एंगल, जबकि यहां जा रहा है 107 डिग्री। सो दैट इज द पॉइंट। तो फाइनली ये बात भी ध्यान रखो कि अमोनिया का नाइट्रोजन, इसकी जो लोन पेयर होती है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगी, और बाकी के सभी की जो लोन पेयर होगी PH3 से BiH3 तक, वो s ऑर्बिटल में होगी। इन मॉलिक्यूल्स में s और p दो ऑर्बिटल्स में अलग अलग लोन पेयर आएंगी। सो दिस इज अबाउट ड्रैगोस रूल। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब थोड़ा ड्रैगोस रूल से ज्यादा टिपिकल चीज आने वाली है, सो बी रेडी फॉर इट। एक होता है बेंड्स रूल। वी हैव अ रूल गिवन बाय साइंटिस्ट बेंड, और इसे बेंड्स रूल बोलते हैं। आइए समझते हैं बेंड्स रूल क्या है। बेटा एक VSEPR कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है आपने, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन एक समान नहीं होते, ऐसा करके भी आपने VSEPR थ्योरी पढ़ी हुई है। प्लीज ध्यान दीजिए बेंड्स रूल क्या है। बेटा यहां पर आपको थोड़ी सी और एक मैच्योरिटी के साथ में चीजों को समझना होगा जो आपने अभी तक टॉपिक को समझा है। देखिए बेंड्स रूल का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कि एक एटम
sp3 हाइब्रिड है। मैं एग्जांपल एक ही लेकर आपको बताता हूं। sp3 हाइब्रिड का एक केस सोचते हैं, ये अदर केसेस पे भी अप्लाई होगा, और अभी एक जनरल बात सोचते हैं कि मान लीजिए एक एटम sp3 हाइब्रिड है। हमने अपने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से पहचाना कि ये sp3 हाइब्रिड आ रहा है, और उसने अपने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक ही पर्पस के लिए यूज किया। एक ही पर्पस का मतलब जैसे मीथेन बना, तो मीथेन में कार्बन sp3 हाइब्रिड है और उसने चारों ऑर्बिटल से क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं, कार्बन sp3 हाइब्रिड है, चारों ऑर्बिटल का यूज उसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में किया। तो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल को परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बराबर मिलता है s और p का। समझिए, इसकी लैंग्वेज में बाद में लिखवाऊंगा, पहले आप सीधे एग्जांपल से इस चीज को रिलेट करने की कोशिश करिए। बेटा, आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ CH4। CH4 का कार्बन हमने पहचाना कि ये CH4 का कार्बन sp3 हाइब्रिड है। जस्ट लुक एट दिस। हम अपने कैलकुलेशंस के थ्रू जानते हैं कि यहां कार्बन sp3 हाइब्रिड है, और sp3 का मतलब होता है 25% s कैरेक्टर एंड 75% p कैरेक्टर इन ईच ऑफ द 4 ऑर्बिटल्स। चारों ऑर्बिटल में हर एक में ये परसेंटेज कैरेक्टर है, और मीथेन परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन भी बनता है। चारों बॉन्ड बिल्कुल हर प्रॉपर्टी में एक समान होते हैं, राइट। तो मीथेन में यह पर्पस हुआ कि चारों ऑर्बिटल एक ही पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। दे आर बीइंग यूज्ड फॉर ओवरलैपिंग विद द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है s और p का, वो प्रॉपर होता है। लेकिन बेंट्स रूल अब यह बोलता है कि ऐसा हर जगह नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए सामने रखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, अमोनिया। अमोनिया में भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आता है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया देखेंगे तो बेटा यहां पर रहेगी एक लोन पेयर और 3 ऑर्बिटल से बनेंगे बॉन्ड। अभी ड्रैगोज रूल में भी हम यही बोल रहे थे कि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड है, एक ऑर्बिटल में रहेगी लोन पेयर और 3 ऑर्बिटल बनाएंगे बॉन्ड। अब बेंट्स रूल के अकॉर्डिंग यह कहा जाता है कि जहां लोन पेयर आती है, 4 ऑर्बिटल में से एक में लोन पेयर है और 3 को कोवेलेंट बॉन्ड बनाना था, तो ऐसे केस में परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो परफेक्टली आइडियल वाला नहीं होता। दिस वुड बी एन आइडियल कंडीशन बेटा, बट दिस इज नॉट द केस इन अमोनिया। द ऑर्बिटल, द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर has more s percentage, more मतलब more than 25%, जो आपका expected था उससे ज्यादा। So I mention it like this कि this orbital has more than 25% s कैरेक्टर। लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में 25% से ज्यादा s कैरेक्टर होता है। ऑब्वियसली s% बढ़ेगा मतलब p% घटेगा, और बाकी के हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में जो होगा, मतलब बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल में इसका अपोजिट इफेक्ट पहुंचेगा। अपोजिट इफेक्ट से मतलब इन बॉन्ड्स को के बनने में नाइट्रोजन अपना p% 75 से ज्यादा होगा हर ऑर्बिटल में, और s% 25 से कम होगा। सो ईच ऑफ द ऑर्बिटल जिनसे बॉन्ड बन रहा है उसमें लेस देन 25% s है एंड मोर देन 75% p है। मैंने कहा था ना, थोड़ा सा अब इस टॉपिक में मैच्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। मोर देन 25% s कैरेक्टर लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में, लेस देन 75% कैरेक्टर p वाला लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में। मैं आपको फिर से स्टेटमेंट पूरा पहले बोल के बताऊंगा, अभी हम बाद में लिखेंगे स्टेटमेंट जो फॉर्मली बनेगा वो क्या है।
बेंड्स रूल का ये कहना है, बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ये बनेंगे कि यदि एक एटम मान लो sp3 हाइब्रिड है और उसने चारों ऑर्बिटल को जो मिक्स होने के बाद नए बने उनको एक ही काम के लिए यूज किया, बॉन्डिंग विद द सेम एटम करने के लिए सपोज उसने यूज किया, तो ईच ऑर्बिटल विल गेट इक्वल परसेंटेज एस एंड पी कैरेक्टर। हर ऑर्बिटल को समान एस परसेंट मिलेगा, समान पी परसेंट मिलेगा, 25-75। यदि sp3 लेकर चल रहे हैं तो sp होगा तो 50-50, sp2 होगा तो 33.33 एंड 66.66, लाइक दैट। परंतु यदि एक एटम sp3 हाइब्रिड है पर उसके ऑर्बिटल अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं, कोई लोन पेयर रखने के लिए यूज हो रहा है, कोई बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो रहा है, और इवन कोई डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्डिंग में भी यूज हो रहा है, कि जैसे मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है जहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, दो बॉन्ड उसने H के साथ बनाए और एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाया, सपोज ऐसा कोई यहां पर एग्जाम्पल है अपने पास। तो बेंड्स रूल ये कहता है कि ऑल्दो नाइट्रोजन ने मिक्सअप तो अपने 4 ऑर्बिटल किए, ये मान लिया हमने, पर ऑर्बिटल 3 टाइप के यहां पर अलग अलग होंगे। एक जिसमें लोन पेयर है, 2 ऑर्बिटल जो H के साथ बॉन्डिंग में यूज होते हैं, और एक ऑर्बिटल F के साथ बॉन्डिंग में यूज होता है। तो इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस एंड पी नहीं मिलेगा, ये बेंड्स रूल है बेसिकली। अच्छा, अब इसके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा रिजल्ट? बेटा बॉन्ड पैरामीटर्स अफेक्ट होंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स अफेक्ट होंगे। अमोनिया में 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल, एक तो VSEPR कॉन्सेप्ट से हम रिलेट कर सकते हैं कि लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल कर दिया, और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बेंड्स रूल वाला। बेंड्स रूल में यह कहा गया कि ये जो 4 ऑर्बिटल थे उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ही बराबर नहीं हुआ, तो S परसेंटेज जिसमें बढ़ा उस ऑर्बिटल का एंगल ऑफ सेपरेशन बाकी के ऑर्बिटल से बढ़ गया, इधर एंगल ऑफ सेपरेशन बढ़ा तो इधर एंगल ऑफ सेपरेशन कम मिला। तो फाइनल कंक्लूजन यह है बेंड्स रूल का कि जब एक एटम अपने ऑर्बिटल्स को अलग अलग पर्पस के लिए यूज करता है तो उसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में S और P परसेंट अलग अलग होते हैं। लोन पेयर वाला ऑर्बिटल हमेशा ज्यादा S परसेंट ले लेता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ यदि बॉन्डिंग होती है तो उस ऑर्बिटल में P परसेंट ज्यादा होता है। या एक ही लैंग्वेज पे चलें यदि, तो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल हमेशा ज्यादा S परसेंट यूज करेगा, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डिंग ये भी ज्यादा S परसेंट वाले ऑर्बिटल से पॉसिबल होती है। अब एक काम करो, आप पहले लैंग्वेज लिखो, फिर हम इसका एग्जाम्पल नोट करेंगे, और फर्दर मैं आपको 1-2 प्रैक्टिस वाले एग्जाम्पल्स भी दूंगा, तो ये चीज और क्लियर होती जाएगी ग्रेजुअली। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल the hybridized orbitals used for different purposes have different percentage of orbitals as, पहली इंपॉर्टेंट बात, the orbital with lone pair
has more s%. The orbital with lone pair has more s%. दूसरा, the orbital used for bonding with less electronegative atom has more s%. अब बेटा इसको ऐसा समझना पड़ेगा कि मिक्स होने वाले तो 4 मान लो फिक्स्ड हैं कि 1 एस और 3 पी मिक्स हुए, पर मिक्सिंग के बाद जो नए बने 4, अब वो चारों पर एस और पी एक जैसा परसेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसा कि मीथेन में हुआ, या किसी को एस किसी को पी ज्यादा मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि उसके ऑर्बिटल्स का यूज कैसे हो रहा है। सारे ऑर्बिटल एक ही पर्पस के लिए यूज हुए तो सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, पर यदि अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं तो बेंड्स रूल के ये 2 खास पॉइंट हमें याद रखना है। अब इनसे बॉन्ड प्रॉपर्टीज कैसे रिलेट होंगी ये मैं आपको जल्दी ही बताता हूं। पहले मीथेन और अमोनिया के जो एग्जाम्पल सामने दिख रहे हैं ये नोट करके रखें। फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन दिस थिंग इज वैलिड। समझाने के लिए मैंने आपसे sp3 का केस लेकर बताया है आपको। ऋतुराज, यू शुड कीप पेशेंस बेटा। मेरे ख्याल से आपने इतनी बार अपना एक डाउट सेंड कर दिया और मैं अब चैट बॉक्स देख रहा हूं, मेरे ख्याल से अपने आप टॉपिक का इतना होने के बाद आपको आंसर मिल गया है। सो यू शुड कीप पेशेंस। जो टॉपिक चल रहा है लेट इट बी ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट में s% आएगा बेटा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ s% ज्यादा यूज होता है, p% ज्यादा यूज होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ यूज होता है। सक्षम, बेंड्स रूल एक नया कॉन्सेप्ट है। वीएसईपीआर थ्योरी काफी पुरानी थ्योरी है, तो निश्चित ही यहां पर ज्यादा प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है। यस, आई होप यू हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स। समर्थ बेटा, यदि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी क्लास 11th के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो केमिकल बॉन्डिंग ही है। बहुत ज्यादा वेटेज होता है केमिकल बॉन्डिंग से आने वाले क्वेश्चंस का। उसकी एक और वजह है कि केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन पी ब्लॉक एस ब्लॉक की जो केमिस्ट्री आप 12th में पढ़ते हैं, पी ब्लॉक स्पेशली 12th क्लास में आता है, वहां पर भी मैक्सिमम पार्ट 50% टॉपिक तो बॉन्डिंग से ही कनेक्टेड टॉपिक होता है। अलग अलग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बॉन्ड प्रॉपर्टीज एंड ऑल, इनसे रिलेटेड बात होती है। बेटा बेंड्स रूल को समझाने के लिए मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस शेयर करूंगा, इनको आप समझिए। एक दो एग्जांपल सामने रखते हैं। आई होप यू हैव रिटन ऑल दिस पॉइंट्स। सब कुछ लिख लिया है आपने? लेट मी नो। यस, इधर देखिएगा। अब बेटा आई एम राइटिंग एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको आप ध्यान से देखिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वी हैव 2 different examples for comparison. CF3, single bond CF3. We have CH3, single bond CH3. And my question is about the 2 bonds present here.
मान लीजिए मैं इसको X लिखता हूं और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को Y लिखता हूं, तो कंसीडर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स X and Y shown above. सीधे आगे कंपैरिजन पे आ जाते हैं. कंपेयर the bond length of these bonds. Compare the bond lengths of these bonds. सोच के समझ के आंसर देना बेटा मुझे. X equal to Y, X greater than Y, X less than Y, या हम कुछ समझ ना पाए, are the options for you. बेटा पिछले लेक्चर में बात यह हुई थी कि बॉन्ड लेंथ को गवर्न करने वाले फैक्टर्स हमने देखे थे. पहला था बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा था एटॉमिक साइज, याद करिए बॉन्ड लेंथ के लिए, अपनी कॉपी में आप देख सकते हैं, और तीसरा एक था पॉइंट परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन. चेक करिए जरा तीसरे पॉइंट को, क्योंकि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 सेम है दोनों में, एटम्स जिनके बीच बॉन्ड बना वो सेम है, दोनों कार्बन है, तो ना तो हमारा फर्स्ट फैक्टर वैलिड है ना ही सेकंड फैक्टर वैलिड है. हमें आना पड़ेगा थर्ड फैक्टर पर, और देखा जाए तो इवन थर्ड फैक्टर भी डायरेक्टली वैलिड तो नहीं लगता, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल के चारों कार्बन sp3 हाइब्रिड ही है. तो पहली बार में देखने पर तो यह कंक्लूजन निकलता है कि सब sp3 ही हाइब्रिड है चारों कार्बन, तो शायद ये इक्वल हो, लेकिन आंसर है नहीं, क्योंकि हम यूज करेंगे बेंड्स रूल. अब बेटा यहां ट्विस्ट थोड़ा सा है, वो ये कि कार्बन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और कार्बन से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. तो आप पहले यह तय कर लो कि CH बॉन्ड के लिए, यहां मैं ऊपर लिखता हूं फॉर CH बॉन्ड, बताइए व्हाट शुड आई राइट, मोर S% या मोर P% या लेस S%, क्या लिख दें बताओ, सोच के बताना. फॉर CH बॉन्ड बेंड्स रूल का लैंग्वेज पढ़िए, मोर S% इज यूज्ड. और बेटा इसका रिजल्ट फॉर CF बॉन्ड इसका अपोजिट होगा, लेस S% इज यूज्ड. अब बेटा ये जो ऊपर लिखा है ना, इसका अपोजिट इफेक्ट आएगा कार्बन कार्बन बॉन्ड पे. तो देयरफॉर फॉर कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्स वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में क्या होगा, मोर S%, क्लियर है, एंड Y लेस S%. चेक कर लीजिए, इसे नोट ही करके रख लो बेटा इस टाइप से, क्योंकि क्या होगा अभी तो आप समझ जाओगे, 2 दिन बाद जैसे ही फिर कॉपी उठा के देखोगे फिर क्लियर नहीं होगा, फिर कंफ्यूजन होना पक्का है, मैं बता रहा हूं. सो इट्स बेटर कि आप ये पूरी लैंग्वेज एज इट इज नोट कर लीजिए. और अब मुझे लगता है कि देखकर समझकर आप फाइनली अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं. बताइए क्या फाइनल आंसर आता है. X में S% ज्यादा है, तो X बॉन्ड लेंथ
शॉर्टर होगी, एक्स बॉन्ड लेंथ शॉर्टर देन वाई होगी। जहां s% ज्यादा वहां बॉन्ड लेंथ शॉर्ट। यहां s% ज्यादा इसलिए है क्योंकि CF वाले बॉन्ड में s% कम था। ये पूरी लैंग्वेज जो ऊपर लिखी है ना बेटा, इसको नोट करके रखिए, ये हमारे काम में आने वाली है। जब 2-3 दिन बाद हम फिर थोड़ा सा मिस करने लगेंगे तो ये लैंग्वेज हमें फिर बहुत हेल्प कर जाएगी। प्रियांश एक बार चेक कर लेंगे। वहां पर बेटा लोन पेयर के कंपैरिजन में देख रहे हैं हम। अच्छा, आप अमोनिया की बात कह रहे हैं, तो वहां लोन पेयर और बॉन्ड में कंपैरिजन हो रहा है, जबकि यहां पर दोनों बॉन्ड में कंपैरिजन हो रहा है। हां बेटा, तो कंपैरिजन किन के बीच है ये जरूर हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से देख लीजिए। बेंट्स रूल एक इंपॉर्टेंट केस है, स्पेशली जेई में एडवांस लेवल पर यदि हम सोचें तो क्वेश्चंस का ज्यादा कनेक्शन, अच्छा कनेक्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली जेई मेन लेवल पर तो इसमें कोई क्वेश्चन खास बनता नहीं है, पर एडवांस लेवल पर जरूर अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्योंकि आप सोचिए, यदि मैं यही वाला क्वेश्चन जो आपसे शेयर कर रहा हूं, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एडवांस लेवल ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्स और वाई में सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, विद द ओनली डिफरेंस कि यहां फ्लोरीन है और यहां एच है। और फैक्टर्स लगाएं तो ना तो बॉन्ड ऑर्डर यहां अलग है, ना ही हाइब्रिडाइजेशन का टाइप डिफरेंट है, ना ही एटम्स अलग है, फिर भी बॉन्ड लेंथ में फर्क है। सो इट इज ऑल जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बेंट्स रूल। तो नियम क्या है एक बार फिर से सुन लो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, चाहे कोई भी हाइब्रिड स्टेट हो, sp हो तो 50-50, sp2 हो तो 1/3 2/3 कॉन्ट्रीब्यूशन, sp3 है तो 1/4 s हो गया, 3/4 p हो गया। तो द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मतलब किसी से बॉन्ड बनाना है, किसी में लोन पेयर है, और मान लो बॉन्ड भी बनाना है, तो सारे एटम एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज हैव डिफरेंट परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल्स एज। मिक्सिंग में किसे क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है कि वो किस पर्पस के लिए ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो जिसको लोन पेयर रखनी है उसको s% ज्यादा मिलेगा। किसी भी सेंट्रल एटम का यदि लोन पेयर आ रही है तो वह ऑर्बिटल ज्यादा s% लेकर एग्जिस्ट करेगा। और यदि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डिंग कर रहा है कोई, मान लीजिए कि यहां पर मैं CH2F2 ले लेता हूं कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए, 2 फ्लोरीन के साथ बनाए, तो होगा ये कि फ्लोरीन के साथ बनने वाले बॉन्ड में s% कम यूज होगा, हाइड्रोजन के साथ बनने वाले बॉन्ड में s% ज्यादा यूज होगा। और यही चीज हमने यहां पर यूज की है इस एग्जाम्पल में। फाइन, सो नाउ यू हैव नोटेड। मैंने आपसे कहा है कि ऊपर वाली चीजें भी अच्छे से नोट करके रख लो, जिससे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 महीने बाद, साल भर के बाद में भी ये टॉपिक के थियरी आपके पास होगी, नोट्स होंगे, तो हेल्प करेगा ये। आगे बढ़ते हैं बेटा। आज हम अब एक नेक्स्ट टॉपिक, मतलब सब टॉपिक कहूंगा मैं, बॉन्ड पैरामीटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर अप करने जा रहे हैं, और इसका हेडिंग दीजिए पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। गिव द हेडिंग पोलर एंड नॉन पोलर नेचर, पोलर एंड नॉन पोलर नेचर of covalent molecules, polar and non-polar nature of covalent molecules. Give this heading
समझना स्टार्ट करिए सबसे पहले ये हेडिंग क्या है, क्या पढ़ना है हमें इसमें। बेटा कुछ एग्जाम्पल मैं रखता हूं पहले सामने आपके। जैसे H2 मॉलिक्यूल में हमें पता है कि दो हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। Cl2 मॉलिक्यूल के बारे में हम जानते हैं कि इसमें दो क्लोरीन एटम्स होते हैं, इनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है, दोनों क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर होती है। हम HCl भी जानते हैं जिसमें एक H है और एक Cl है आपस में बॉन्डेड। दिस इज द कंडीशन। इस टॉपिक के पहले आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है टॉपिक, वहां पर आपने एक टर्म पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत किसी एलिमेंट की, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिफाइन करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू विथड्रॉ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक बहुत सिंपल सी चीज से हम देखें कि H2 और Cl2 में दोनों एटम एक जैसे हैं, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत तो दोनों की बराबर है। तो जो इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करते हैं, शेयरिंग का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने रखा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने बीच में रखा, अब दोनों सेटिस्फाइड हैं कि हाँ ये दो इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, इस एटम को भी ये सेटिस्फैक्शन है, उसे भी ये सेटिस्फैक्शन है। और जब दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बराबर है बेटा, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लाई पर होती है, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लाई। जब दो एटम्स के बीच बॉन्ड बनने पर शेयर्ड पेयर न्यूक्लाई के बिल्कुल सेंटर पर प्लेस्ड हो, तो ऐसे केसेस को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कहा जाएगा। ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में कैटेगराइज होंगे। बेटा बॉन्डिंग का ये बहुत वेटेज वाला टॉपिक है, ध्यान रखना। डायपोल मोमेंट प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चंस आए, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा ना, इस पर बेस्ड यू विल गेट अ होमवर्क टुडे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस उसके प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं मैंने, हालांकि उनको मॉडिफाई करके दिया है क्योंकि आप अलग से वो वाला पार्ट तो सॉल्व कर ही लेते हैं। सो आई हैव जस्ट चेंज्ड सम ऑफ द थिंग्स इन दोस क्वेश्चंस। अब आओ बेटा HCl पर। H और Cl में दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख लिया, हाइड्रोजन ने भी रखा, क्लोरीन ने भी रखा, पर अब क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन अब शेयर्ड पेयर बीच में तो है, पर एकदम सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लाई पर नहीं होती, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। मीनिंग इज कि शेयर्ड पेयर को क्लोरीन ज्यादा खींचने की ताकत रखता है, तो ऑब्वियसली बेटा फिर ये सेंटर पे कैसे रहेगी, शेयरिंग होगा, हम ट्रांसफर नहीं करवा रहे हैं, ध्यान रखना। वी आर नॉट ट्रांसफरिंग द पेयर टू क्लोरीन। वो होगा जब आप HCl को पानी में डिसॉल्व कर दो ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हो जाती है पेयर, और H प्लस बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है। पर मैं अभी वाटर में डिसॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम सेइंग कि HCl प्योर है अभी हमारे पास। तो प्योर HCl का भी एक एक मॉलिक्यूल जब हम देखेंगे तो शेयर्ड पेयर बिल्कुल बीच में नहीं रहती, ये थोड़ी सी उस ओर खिसक जाती है जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एंड देयरफॉर द एटम्स गेट पार्शियल चार्जेस लाइक दिस। जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जिसने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचे, उस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव मतलब फ्रैक्शन है ये चार्ज का, दिस इज नॉट 1 यूनिट, इट इज लेस देन 1 यूनिट ऑफ चार्ज। पानी में डिसॉल्व होने पर इस पर +1, इस पर -1 आ जाता ना बेटा, पर अभी ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, अभी भी शेयर्ड है, बस केवल फर्क ये है कि शेयर्ड पेयर बीच में ना होकर इट इज टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। ये कॉन्सेप्ट है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट, ये पोलर बॉन्ड में काउंट होता है। तो बॉन्ड कोवेलेंट है मतलब शेयरिंग हुई है, पर बॉन्ड में पोलैरिटी है, मतलब शेयर्ड पेयर इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाउ हाउ टू मेजर दिस थिंग, इसको मेंशन करते हैं, द पोलर और
non-polar nature of covalent molecules, लिखते जाना बेटा, is measured in terms of a property known as dipole moment. तो बेटा आइए समझते हैं डायपोल मोमेंट क्या है, डिफाइन करेंगे इसको। पहले डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, म्यू। और डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन, it is the product of magnitude of charge, it is the product of magnitude of charge, ये पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई भी ले लो आप, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। It is the product of magnitude of charge, पॉजिटिव और नेगेटिव, बात एक ही है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू oppositely charged atoms, oppositely charged atoms. So dipole moment is a product, दो प्रॉपर्टीज, दो टर्म्स का, दो प्रॉपर्टीज का प्रोडक्ट होता है। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और दूसरा अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स के बीच का डिस्टेंस। तो बेटा अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स के बीच के डिस्टेंस को ही तो हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। बिकॉज ऑफ दिस डायपोल मोमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए फॉर्मूला होता है E इंटू डी, कभी कभी Q इंटू डी भी लिख दिया जाता है, क्योंकि चार्ज को हम E या Q ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, और D यहां पर उन दोनों चार्ज्ड एटम्स, अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स के बीच का डिस्टेंस है। इतनी बातें पहले नोट कर लें हम, धीरे धीरे हम अभी और इसके और एक मैच्योर्ड लेवल पर बढ़ेंगे, एप्लीकेशन लेवल पर आगे बढ़ेंगे, समझेंगे इसको। बेटा जो डायपोल मोमेंट है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस है। तो चार्ज किसका, किसी भी एक एटम का चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें उसका, क्योंकि दोनों पर मैग्नीट्यूड सेम है, जितना उस पर नेगेटिव है उतना ही मैग्नीट्यूड इस पर पॉजिटिव चार्ज का है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों एटम्स के बीच का मतलब बॉन्ड लेंथ होती है, ये न्यूक्लाई के बीच का डिस्टेंस लिया जाता है। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस ये डायपोल मोमेंट है। अब जरा सोचिए इसकी यूनिट क्या होगी। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट चार्ज की यूनिट इनटू डिस्टेंस की यूनिट, मतलब चार्ज कूलम और डिस्टेंस मीटर में, तो कूलम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। या चार्ज यदि आप ईएसयू में एक्सप्रेस करते हैं और डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट ईएसयू सेंटीमीटर होगी। तो बेटा इसकी जो यूनिट्स होती है, यूनिट्स ऑफ डायपोल मोमेंट, ये कूलम मीटर भी होती है या फिर ये ईएसयू सेंटीमीटर भी होती है। बट अब जरा एक पॉइंट ध्यान से सुनना, इसकी यूनिट्स यदि हम चार्ज कूलम में और डिस्टेंस मीटर में ले लें, तो बेटा न्यूक्लियस के बीच की दूरी को यदि आप मीटर में मेजर करोगे तो यूनिट बहुत बड़ी है, डेटा आपका बहुत बहुत छोटा आएगा। इन द सेम वे सेंटीमीटर में भी लेंगे तो भी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो चार्ज ईएसयू में और डिस्टेंस सेंटीमीटर में ले लो, या चार्ज कूलम में और डिस्टेंस मीटर में ले लो, दोनों केसेस इनकन्वीनियंट है।
क्योंकि जो डायपोल मोमेंट आएगा वो बहुत छोटी वैल्यू देगा, इसलिए इसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसे डी बाय यूनिट बोला जाता है। डी बाय, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर डी बाय, और रिलेशन मैं लिखता हूं यहां पर, ये आपको जानना होगा। 1 डी बाय होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर, या फिर ये होता है 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ये रिलेशन नोट करके रखिए, काम में आता है। द फंडामेंटल यूनिट यूज्ड इज डी बाय। बेटा हर्ष, आपने जो अमोनिया के लिए शायद आप पूछना चाह रहे हैं ना, ये कि S% ज्यादा होगा तो एंगल छोटा होगा। छोटा नहीं, S% ज्यादा होने पर एंगल बड़ा होगा। जरा देखिए अपने बॉन्ड एंगल के कंक्लूजन में। ESU बेटा चार्ज की यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। CGS सिस्टम में चार्ज ESU में एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, चार्ज 1 यूनिट से छोटा होगा। क्या आप सभी ये जानते हैं कि यूनिट चार्ज कितना होता है? आई राइट इट, यूनिट चार्ज की वैल्यू। बेटा यूनिट चार्ज जो होता है ना, 1 यूनिट ऑफ चार्ज, ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। It is also equal to 4.8 into 10 to the power -10 ESU। ये यूनिट चार्ज की वैल्यू होती है, ये भी काम में आएगी, आपको ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट वी मस्ट नो। इसे भी नोट करके रखिए, वैसे आपने पढ़ा ही है, जानते होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज आती ही है। यूनिट चार्ज, हाँ जी। अब छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। एक तो यूनिट डायपोल मोमेंट की, डी बाई यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, डी लिखते हैं सिर्फ, तो डायपोल मोमेंट की कोई भी वैल्यू होगी 1.5 डी बाय, तो 1.5 डी मतलब डायपोल मोमेंट मेंशन्ड है, एक्चुअली इट इज डी बाय यूनिट एंड द रिलेशन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड हियर। अब बेटा डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्लीज मेंशन दिस थिंग आल्सो। Dipole moment is a vector quantity. Dipole moment is a vector quantity. So this being a vector quantity, हम इसका जब डायरेक्शन बताते हैं बेटा डायपोल मोमेंट का, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है, जैसे मैंने HCl पे दिखाया, देख सकते हैं आप। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखाया जाता है। अब इसका यूज क्या है, मैं ग्रेजुअली आ रहा हूं बेटा फर्स्ट लेवल क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेवल क्वेश्चन। यानी डायपोल मोमेंट में कोई सबसे पहले क्या पूछता है, तो सबसे पहले वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है ये पूछता है। तो जहां तक डायटोमिक मॉलिक्यूल का सवाल है, जो बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होगा वही मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन पॉलीएटॉमिक मतलब 2 से ज्यादा एटम का मॉलिक्यूल है, तो सारे बॉन्ड्स का वेक्टर एडिशन करके जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी वो मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट कहलाएगा। ये बात मैं लिखता हूं जो मैंने अभी आपको समझाई या बोली, आप इसे नोट भी करिए और इस टर्म को समझिए भी कि जो हम बोल रहे हैं वो क्या है। फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल
dipole moment is equal to that of the bond present in it. Dipole moment is equal to that of the bond present in it. लेकिन अब दूसरी बात मैं लिखने जा रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉलीवर्ड का मतलब मैनी और मैनी मतलब यहां पे दो से ज्यादा, ठीक है, 3 या उससे ज्यादा. फॉर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट is equal to the vector sum of the dipole moment of its individual bonds. फिजिक्स में आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ लिया है, वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, तो अब आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं. मैं सीधे जो ऊपर लिखे स्टेटमेंट्स हैं दोनों, इनको समझाने के लिए दो एग्जांपल्स की हेल्प लेता हूं बेटा. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. ट्राई एटॉमिक 3 एटम वाले मॉलिक्यूल. परंतु हमने अभी तक यह सीख लिया कि CO2 का कार्बन sp हाइब्रिड होकर इस मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होता है. यह हमने सीख लिया है अब तक. और बेटा CO2 का डायपोल मोमेंट यहां पर अपने लीनियर शेप की वजह से वेट फॉर अ व्हाइल, यदि हम इंडिविजुअल बॉन्ड्स का डायपोल मोमेंट यहां पर चेक करें तो दोनों बॉन्ड तो पोलर होंगे बेटा, लेकिन दोनों बॉन्ड का जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होने से जब वेक्टर एडिशन किया जाएगा तो यहां पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमें मिलती है 0. डायपोल मोमेंट विल बी 0. और जब डायपोल मोमेंट 0 हो तो मॉलिक्यूल एज अ होल नॉन पोलर में कैटेगराइज होगा. जबकि वाटर मॉलिक्यूल के बारे में हमने अब तक यह सीखा कि इसका ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड है. अब देखो सब शेप की कनेक्टिविटी आ गई. जो हमने अब तक सीखा उसकी आगे कनेक्टिविटी बन रही है धीरे धीरे. तो बेटा यहां पर हमारे पास जो शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है वो बेंट शेप होता है या वी शेप भी बोलते हैं हम इसको. इसमें दोनों इंडिविजुअल बॉन्ड्स का डायपोल मोमेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं है. यही वजह है कि यहां पर जो नेट वैल्यू आएगी वेक्टर एडिशन की वो 0 नहीं हो पाएगी. और जब ये 0 नहीं होगा तो वाटर विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल. कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर एंड वाटर इज अ पोलर, एंड द डिफरेंस इज ऑल बिकॉज ऑफ their difference in shape. Shape is different due to the hybridization sp and sp3. उसमें दो लोन पेयर है sp3 हाइब्रिड स्टेट के साथ, and this is the conclusion about the vector addition. Direction is towards more electronegative atom. It won't be always 0 for only linear, but in other geometries also. अब मैं बिल्कुल क्वेश्चन की तरफ ही आगे बढ़ रहा हूं. ध्यान से सुनना आप कॉन्सेप्ट कि सबसे पहला लेवल क्वेश्चन का इसमें यही आता है कि वो आपको रैंडमली एग्जांपल देंगे और पूछेंगे कि बताओ किसका डायपोल मोमेंट 0 है या किसका नॉन 0 है.
कौन नॉन पोलर है, कौन पोलर है? या तो पोलर नॉन पोलर वर्ड यूज होगा या नॉन जीरो जीरो डायपोल मोमेंट ये वर्ड यूज होगा। तो ये सबसे पहला लेवल है बेटा, कि एक फॉर्मूला हमारे सामने है और हम उसको पहचान पाए। तो उसके मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूं जो आपको नोट भी करना है, एक एक चीज नोट करो, फिर अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के क्राइटेरिया को समझेंगे कि कैसे हम पहचाने कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने का मतलब है कि जिसका डायपोल मोमेंट जीरो आ जाए, नेट वैल्यू, वेक्टर एडिशन के बाद कोई जीरो वैल्यू देगा। ऐसा कब होता है? देयर आर टू केसेस, पॉसिबल थिंग्स। नंबर वन, होमोन्यूक्लियर diatomic molecules are always non-polar। वर्ड का मीनिंग समझो। यदि मॉलिक्यूल में दो एटम हो, और होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों आइडेंटिकल एटम हो, न्यूक्लाई सेम होना मतलब एटम आइडेंटिकल होना, तो दो एटम जिनके दोनों एटम एक जैसे हों, ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स का नेचर हमेशा नॉन पोलर होगा। अभी शुरू में तो देखा बेटा, H2, Cl2, O2, N2 एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल लिखकर ये कैटेगरी अभी खत्म कर दें। ये तो काफी आसान है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब आपको क्या चेक करना है, देखिए। मान लो डायटोमिक ना होकर पॉलीएटॉमिक है, मतलब दो से ज्यादा एटम है, तो क्या करना है? तो आपको देखना है मॉलिक्यूल्स विथ रेगुलर शेप। बेटा ये जो वर्ड रेगुलर शेप मैंने लिखा है, इसके लिए मैं ब्रैकेट में लिखता हूं कौन कौन से शेप रेगुलर के लिए मैं मेंशन कर रहा हूं। लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल और पेंटागोनल प्लेनर। 8 शेप लिखे हैं बेटा मैंने, 8, सिर्फ 8। लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बायपिरामिडल और पेंटागोनल प्लेनर। यदि आपके मॉलिक्यूल में आपको दो चीज चेक करनी है, या तो शेप इनमें से कुछ भी आ जाए, प्लस एक चीज और, एंड ऑल आइडेंटिकल bonded atoms of central atom। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो निश्चित ही नॉन पोलर में कैटेगराइज हो जाएगा। रेगुलर शेप मतलब इनमें से कोई भी, और ऑल आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स। CO2 का शेप रेगुलर मतलब इस लिस्ट में से था लीनियर, और कार्बन से जुड़ने वाले दोनों एक जैसे थे मतलब ऑक्सीजन थे, इसलिए वो नॉन पोलर था। तो नॉन पोलर होने के लिए दो कंडीशन है। अब एक काम करना है बेटा, यहां एग्जाम्पल वाला हेडिंग देकर, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है आपको, थोड़ी सी मतलब 4 लाइन छोड़ दो आप।
एग्जाम्पल लिखकर 4 लाइनें छोड़ दीजिए यहां पर। एग्जाम्पल मैं आपसे फिलअप करवाऊंगा, इजी गोइंग होंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी गोइंग होंगे। तो एग्जाम्पल की जगह खाली छोड़ दीजिए। आफ्टर द स्पेस ऑफ 4 लाइन्स फिर आप कंटिन्यू करिए। हेडिंग पोलर। मॉलिक्यूल्स के पोलर होने की पहचान है कि उनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता, और इस बात की पहचान यह है कि या तो वो डायटोमिक है, तो केस 1 हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे बेटा? जैसे HCl, HBr, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, एक्सेट्रा। 2 एटम वाले मॉलिक्यूल जिनके दोनों एटम अलग हों, ऑब्वियसली उनका बॉन्ड पोलर होगा और मॉलिक्यूल एज अ होल भी पोलर होगा। लेकिन यदि बेटा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ तो क्या करना है? तो इसमें केस 3 बना रहा हूं मैं। केस 1, मॉलिक्यूल्स विथ रेगुलर शेप। यहां पर अब मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूं, आपको खुद से समझना है। रेगुलर शेप मतलब वो जो उधर 7 शेप हमने लिखे, वही में से कोई भी। एंड molecules with regular shape but not having all identical bonded atoms, but not having all identical bonded atoms। एग्जाम्पल हेडिंग देकर छोड़ दे, 2 लाइन छोड़ना। यहां पर 2 लाइन छोड़नी है। अभी हम इसको फिलअप कर लेंगे बेटा, हम मिलकर इसको फिलअप करेंगे, आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा लगेगा उसमें। केस नंबर 2, 2 मतलब हेट्रोन्यूक्लियर तो है लेकिन 2 एटम से ज्यादा है, तो अब दूसरा केस क्या होगा? हमें 2 कंडीशन तो देखनी है बेटा, शेप रेगुलर हो और ऑल बॉन्डेड एटम आइडेंटिकल हो, तो नॉन पोलर। अब या तो शेप तो रेगुलर आ रहा है लेकिन एटम एक जैसे नहीं है, तो पोलर हो जाएगा। अगला केस में लेने वाला हूं जिसमें एटम तो एक जैसे हैं पर शेप रेगुलर नहीं है। और नेक्स्ट क्या होगा? जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, molecules with identical bonded atoms। identical bonded atoms आपने जगह छोड़नी थी बेटा, मैंने नहीं छोड़ी है क्योंकि एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में नोट करके रखेंगे। molecules with identical bonded atoms and but not having the regular shape, but not have the regular shape, not have the regular shape। once again एग्जाम्पल लिखकर यहां पर 3 लाइन खाली छोड़िएगा बेटा, बल्कि 4 छोड़ दो इस कैटेगरी में। रेगुलर शेप में बार बार नहीं लिखकर बस इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, जो हम उधर देख चुके। रेगुलर शेप मतलब कौन सी लिस्ट आएगी, यू नो इट वेल। और अगला केस बनेगा, इसमें 4 लाइनें छोड़नी है बेटा, थोड़ी ज्यादा जगह लगेगी, ज्यादा एग्जाम्पल हैं इसके। molecules that
do not have molecules that do not have regular shape and the bonded atoms are also not identical. एग्जाम्पल लिखकर जगह खाली रखें। बेटा इतना नोट कर लीजिए पहले आप, फिर बात करते हैं। रौनक, देयर इज नो केस जहां पर दो आइडेंटिकल एटम्स, सॉरी दो डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल वाला कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाए। देयर इज नो सच केस। हाँ जी बिल्कुल, लास्ट स्लाइड भी मैं रखूंगा बेटा। देखो मैं अभी फिर से डायपोल मोमेंट पूरा बिगनिंग से बता रहा हूं, वो वाली स्लाइड भी मैं सामने रखूंगा, क्योंकि अब आप लोगों के सामने एक टास्क आने वाला है जो पूरा करना है। बहुत सिंपल है, घबराइएगा नहीं बेटा। पोलर और नॉन पोलर नेचर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स अपना टॉपिक है, जिसका बहुत अच्छा वेटेज है जेई में, प्रीवियस ईयर्स में इस पे बहुत क्वेश्चंस आए। ये कॉन्सेप्ट है क्या, दो आइडेंटिकल एटम्स यदि आपस में बॉन्डेड होते हैं तो शेयर्ड पेयर उनके न्यूक्लाई के बिल्कुल बीच में रहती है, और यदि एटम्स अलग अलग हों तो शेयर्ड पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खिसक जाती है। शेयरिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता, पर वो बीच में ना होकर एक एटम की तरफ शिफ्टेड होती है, जिसके कारण ये पार्शियली चार्ज्ड हो जाते हैं एटम्स। तो डेल्टा स्टैंड्स फॉर अ फ्रैक्शन। द फ्रैक्शनल वैल्यू इज लेस देन द यूनिट चार्ज वैल्यू। अब इस बात को मेजर कैसे किया जाता है, तो इसका एक्सपेरिमेंटल क्राइटेरिया होता है एक प्रॉपर्टी नोन एज डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, कि इनका चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम चार्ज के हैं, और डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स कितना है। यूनिट चार्ज इनटू डिस्टेंस की यूनिट यानी कूलम मीटर या ईएसयू सेंटीमीटर, पर ये यूनिट बहुत बड़ी है तो हमारे जो डेटा आएंगे बहुत छोटे होंगे, तो यूनिट्स आर नॉट कन्वीनियंट। कन्वीनियंट बनाने के लिए वी यूज द फंडामेंटल यूनिट, तो यहां पर डी बाई यूनिट का यूज करते हैं, क्योंकि जो डायपोल मोमेंट आएंगे वो 10 टू द पावर -18 ईएसयू सेंटीमीटर के ऑर्डर में होंगे, मतलब इस यूनिट में एक्सप्रेस करें तो इस वैल्यू के नियर बाय वैल्यू जाएगी। तो कन्वीनियंट ये है कि हम उसको डी बाई यूनिट में एक्सप्रेस करें। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट है, और बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, अब आ जाओ नेक्स्ट स्क्रीन पर जो हम बात कर रहे थे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो डायपोल मोमेंट होता है वो बॉन्ड के डायपोल मोमेंट के बराबर ही होता है, क्योंकि दो ही एटम है तो जो बॉन्ड का डायपोल मोमेंट वही मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट कहलाएगा। पर यदि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, तो जो नेट डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का होता है ये इंडिविजुअल बॉन्ड के डायपोल मोमेंट का वेक्टर एडिशन करके मिलता है, तो वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल बॉन्ड्स मिलता है। अब इसका बहुत गहरा रिलेशनशिप हमें समझ में आना चाहिए कि अभी तक हमने शेप्स पढ़ लिए हैं, हमें वो निकालना आते हैं, फॉर्मूला यदि दिया जाए तो वी नो which molecule is having which particular shape. So based on that we can directly conclude कि कौन जीरो वैल्यू वाला होगा और कौन नॉन जीरो वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट वाला होगा। अब मैंने आपको बताया क्राइटेरिया कि कोई भी एग्जांपल सामने आएगा तो क्या करें। डायटोमिक तो सीधे ही दिख जाएगा, तो फर्स्ट कैटेगरी तो ठीक है, होमोन्यूक्लियर है तो नॉन पोलर, और हेट्रोन्यूक्लियर है तो पोलर, दैट्स ऑल।
पर हम किसी भी एक अदर एग्जाम्पल के कांटेक्ट में आए तो क्या करना है, तो दो चीज देखो, शेप इन 8 में से कोई भी एक शेप, बस इन्हीं 8 में से, और सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले सारे आइडेंटिकल हो, तो वो नॉन पोलर की कैटेगरी होगी, नॉन पोलर, राइट। अब पोलर में क्या किया देखो बेटा हमने, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक तो ठीक है, पोलर होंगे ही हमेशा। इसके बाद में 3 केस मैंने बनाए विच आर वेरी सिंपल, शेप रेगुलर लेकिन एटम एक जैसे नहीं। दूसरा हमने बनाया एटम तो एक जैसे हैं पर शेप रेगुलर नहीं। और नेक्स्ट बनाया कि ना तो एटम एक जैसे हैं सेंट्रल एटम से जुड़े, ना ही शेप हमारे 8 शेप की लिस्ट में से कोई हो। तो ये तीनों केस पोलर कैटेगरी में जाएंगे, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट में जाएंगे, और इन्हीं को अब आपको पहचानना है। तो आप मुझे बताइए कि आपने बड़ी मेहनत से ये वाले एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं ना बेटा? जस्ट अ मिनट, ये वाले एग्जाम्पल तो अभी हमें कितना टाइम परमिट करेगा देखते हैं। हाँ, बहुत टाइम परमिट कर जाएगा। तो आप मुझे, नहीं ज्यादा तो परमिट नहीं करेगा। कितनी बजे तक है आपका लेक्चर? अच्छा, एक काम करते हैं बेटा, इसमें से एक काम करते हैं, 3 रो ले लेते हैं। इतने मॉलिक्यूल्स को आप कंक्लूड करके बता दीजिए। 3 रो ले रहे हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपके पास में इनके रिजल्ट्स नोटेड है। अपनी कॉपी के पीछे वाले पेजेस पे जाइए और आप क्या करेंगे, वहां जो भी आपका कंक्लूजन निकला, जैसे CO2 पहला ही एग्जांपल है, तो आप क्या करोगे, ये जो अपना इधर लिस्ट बनी हुई है ना, ये वाली CO2 अब अपना इस कैटेगरी में आ जाएगा बेटा। तो आपने लिख दिया CO2 यहां। फिर मान लीजिए कि अपनी लिस्ट में वाटर आया, तो वाटर अपना बिलोंग करता है इस कैटेगरी को। चेक करो, आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम है पर शेप अपने 8 में से नहीं है, बेंट है ना बेटा। तो आप यहां जहां एग्जाम्पल की जगह खाली छोड़ी है आपने, एप्रोप्रिएट जगह पर उसको रखते जाओ। ये टास्क आपको 3 रो है अपनी, ये 6 मिनट में पूरा करना है। अभी हो जाएगा, शेप तो सारे निकले ही हुए हैं बेटा, उठा के रखना ही तो है इधर। मीथेन से पीओ, कार्बन डाइऑक्साइड से POCl3 तक के एग्जाम्पल्स आपको लेने हैं।
Yes, have you done? बेटा फाइनली चेक द आंसर्स। ये जो पहली अपनी रो है CO2 से मीथेन तक की, बेटा इसमें सिर्फ SO2 पोलर है, बाकी सारे नॉन पोलर है। चेक करिए ये कंक्लूजन आपका आया है या नहीं। CO2 SO3 BF3 CO2 SO3 BF3 BeCl2 और CH4, ये सारे एग्जाम्पल नॉन पोलर में जाएंगे अपनी फर्स्ट रो में। और फर्स्ट रो में जो SO2 है वो इस वाली कैटेगरी में आएगा बेटा। मॉलिक्यूल्स विथ आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम, आइडेंटिकल मतलब सल्फर से जुड़ने वाले दोनों तो एक जैसे हैं ना, ऑक्सीजन। तो बॉन्डेड एटम आइडेंटिकल हो, बॉन्डेड मतलब सेंटर से जुड़ने वाले दोनों एक समान है, तो वो तो कंडीशन है, लेकिन शेप यहां पर SO2 का बेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो के सारे एग्जांपल हो गए हमारे। सेकंड रो में बेटा नॉन पोलर केवल एक ही है SiF4, बाकी सारे पोलर हैं। नॉन पोलर SiF4 है, बाकी सभी पोलर हैं। तो आपकी जो लिस्ट बनी हुई है उसमें नॉन पोलर में आपको SiF4 जोड़ना चाहिए और बाकी सारे पोलर में आएंगे। तो पोलर में कौन कहां आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बेटा पोलर में CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 ये आ जाएंगे ये वाली कैटेगरी में, जहां पर शेप तो टेट्राहेड्रल है सबका, पर सारे एटम एक जैसे नहीं है ना बेटा। अच्छा, लिस्ट में अपना एक और कुछ था, मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ, ये तीनों हो गए। अमोनिया और वाटर भी है, तो बेटा अमोनिया और वाटर जाएंगे अपने इस कैटेगरी में, जहां पर एटम तो एक जैसे बॉन्डेड हैं। वाटर इज ऑलरेडी रिटन देयर। कुड यू अंडरस्टैंड? चेक करो बेटा अच्छे से। तीसरी रो पर आ जाते हैं। इसमें मुझे दिख रहा है एक केवल नॉन पोलर, ओनली वन इज नॉन पोलर, दैट इज PCl5, बाकी के सारे पोलर हैं। PCl5 नॉन पोलर है, तो मैं पहले नॉन पोलर में फिक्स कर दूं PCl5 को, फिर बात करते हैं पोलर कौन कौन से हैं। क्योंकि अब पोलर में हमें यह चेक करना पड़ेगा बेटा कि कौन पोलर की कौन सी कैटेगरी में जाएगा। तो इधर देखिए, NF3 PCl3, ये दोनों NF3 और PCl3 चेक करना। NF3 और PCl3 आपके इस कैटेगरी में है जहां पर शेप रेगुलर नहीं है, पर बॉन्डेड एटम्स तो एक समान है। लेकिन अपनी अभी उस लिस्ट में बचे हैं SOCl2, SO2Cl2, POCl3। इनको देखो आप कहां कहां रखोगे। SOCl2 जाएगा बेटा इस कैटेगरी में, अच्छे से देखो। SOCl2 ये आएगा बेटा इस कैटेगरी में। SO2Cl2 आएगा यहां पर, और POCl3 भी आएगा यहां पर। चेक कर लीजिए क्यों रखे मैंने, किसे इन दोनों को यहां क्यों रखा, क्योंकि शेप दोनों में टेट्राहेड्रल है, पर बॉन्डेड एटम एक जैसे नहीं है बेटा। इसको यहां क्यों रखा, क्योंकि ना तो शेप अपनी 8 में से किसी लिस्ट का शेप है, और ना ही इसके सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले एटम्स एक जैसे हैं। आई होप दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियर। ये तीनों रो समझ में आ गई बेटा? इज इट वेरी क्लियर? अब मैं आपको एक होमवर्क तो आपका ये है कि 3 रो की तरह ये सारे यहां से यहां तक सल्फाइड आयन तक, स्टार्टिंग फ्रॉम SF4, इसी तरह से सारे एग्जाम्पल को अपने लिखे हुए नोट्स में फिट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल पीछे लिखे हुए हैं, सॉल्व किए हुए, उन्हें एक एक एग्जाम्पल को आगे लाकर उसकी अप्रोप्रिएट कैटेगरी में फिट कर दीजिएगा।
पोलर या नॉन पोलर की। इसके अलावा अब आपको एक असाइनमेंट भी सेंड किया जाएगा आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में, वो भी आप कंप्लीट करेंगे। पूरा डायपोल मोमेंट और अदर प्रॉपर्टीज जो अभी तक आपने पढ़ी है उन पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट लेक्चर इन सारे डिस्कशंस के बाद टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के पहले पहले आपको ये पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना है। इधर मॉड्यूल में आपके 4 बिगनर्स बॉक्सेस तक का टॉपिक पूरा हो चुका है। आज 4 बिगनर्स बॉक्स आपके पूरे हो जाना चाहिए। मैंने सॉल्यूशंस 3rd बिगनर्स बॉक्स के आपको सेंड किए थे, 4th के भी अब मिल जाएंगे आपको। तो बिगनर्स बॉक्सेस के जो डिटेल सॉल्यूशन है आप उनसे उनको कंफर्म कर दीजिएगा, टैली कर लीजिएगा। सो विद दिस आज टॉपिक को यहीं रोकते हैं। मैं आज जो स्क्रीन्स हैं वो आपको एक बार फिर से बता देता हूं, चेक कर लीजिए फ्रॉम द बिगनिंग आज हमने क्या क्या किया। बहुत इंपॉर्टेंट बातों से स्टार्ट हुआ था टॉपिक, ड्रैगोज रूल फॉलोड बाय बेंट्स रूल, फॉलोड बाय दिस एग्जाम्पल जहां पर हमने बेंट्स रूल को यूज करके एक्स और वाई बॉन्ड लेंथ्स को कंपेयर किया। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स या डायपोल मोमेंट भी इस टॉपिक को बोल सकते हैं हम। हमने क्राइटेरिया सीखे, नॉन पोलर के क्राइटेरिया, पोलर के क्राइटेरिया और कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स लेकर हमने चीजों को देख लिया है और बचे हुए एग्जाम्पल हमें होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। सो विद दिस टॉपिक को यहीं रोकते हैं, बाकी चीजों को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।